स्टूडेंट्स, आज अपन निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण को डिस्कस करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले अपन निर्देशांकों के रूपांतरण की बात करते हैं और टू डायमेंशनल की बात करते हैं। तो इसमें क्या अपन मानते हैं कि एक कोई निर्देश तंत्र है एस जो स्थिर है और दूसरा निर्देश तंत्र दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा डिग्री से झुका हुआ है, और वो इस तरह से झुका है कि जेड अक्ष जो है उसकी संपाती बनी हुई है, मतलब जेड अक्ष में कोई झुकाव नहीं, यानी कि टू डायमेंशनल केस हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए एस के अंदर कोई बिंदु P को अगर अपन देखते हैं तो उसके निर्देशांक मान लीजिए एक्स वाई जेड हैं, और यदि उसी कण के निर्देशांक एस डैश फ्रेम से अगर अपन देखें तो वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश नजर आते हैं। ऑफ कोर्स यहां पर जेड बराबर जेड डैश है क्योंकि उसमें कोई भी झुकाव नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, P पॉइंट से एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के ऊपर PA और PB लंब डालते हैं, और इसी तरह से P पॉइंट से एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष के ऊपर PC और PD लंब डालते हैं। और उसके पश्चात A पॉइंट से PD ऊपर F परपेंडिकुलर डालते हैं, जो कि एक्स डैश अक्ष को E पॉइंट के ऊपर कट करता है। तो x बराबर अपन क्या ले सकते हैं, PB इज इक्वल टू OA, और इसी तरह से y बराबर क्या ले सकते हैं, AP इज इक्वल टू OB, और अपन x डैश की बात करते हैं, x डैश इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू OC, और इसी प्रकार से y डैश इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू OD, और z डैश बराबर z। अब अपन x डैश का मान निकालें तो x डैश इज इक्वल टू कितना होगा, OC, और इस चित्र के अंदर अपन देखें तो OC की वैल्यू कितनी आएगी, DP के बराबर है, और DP अपन क्या सकते हैं, DF प्लस FE, और इसको अपन क्या लग सकते हैं, OE प्लस FP। अब OE और FP का मान अगर इस ट्राइंगल्स पर निकालें और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आता है, एक्स डैश इक्वल्स टू OA कॉस थीटा प्लस AP साइन थीटा। OA और AP का मान अगर अपन रख दें तो एक्स डैश इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह से y डैश का मान निकालें तो y डैश किसके बराबर है, OD के बराबर। तो y डैश इक्वल्स टू OD इज टू EF, और EF का मान AF माइनस AE। और अगर इनकी वैल्यूज रख दे तो y डैश इक्वल्स टू AP कॉस थीटा माइनस OA साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 है। इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x डैश इक्वल्स टू x कॉस x डैश OX प्लस y कॉस ऑफ x डैश OY। इसी तरह y डैश इक्वल्स टू x कॉस ऑफ y डैश OX प्लस y कॉस ऑफ y डैश OY। ये कैसे लिखा है इसको देखने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं, और ये एंगल डिस्कस करते हैं। एक्स डैश OY की बात करें तो किसके बराबर है, एक्स डैश OY इक्वल्स टू
90 डिग्री माइनस एक्स ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos ऑफ एक्स डैश वाई इक्वल्स टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इसको काम में लेते अपन ने यहां पर ये वैल्यू रखी है। इसी तरह से y डैश ओ एक्स की बात करें तो y डैश ओ एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस x डैश ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस थीटा एंड cos ऑफ y डैश ओ एक्स इक्वल्स टू cos ऑफ 90 थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये अपन ने इस वाली इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को काम में लिया है। इसकी सहायता से अपन ने इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त करी है। तो इक्वेशन नंबर 4 या 6-7 झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब यदि 3 डायमेंशनल की बात करें, यानी कि निर्देश तंत्र S के तीनों अक्ष झुके हुए हों, तो निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों के रूपांतरण सामान्य नियम की सहायता से दे सकते हैं। अपन ने अभी निकाला था ना पहले, यहां पर इसकी बात करें, एक्स डैश क्या है, एक्स कॉस ऑफ एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स डैश ओ वाई, यहां पर ये भी लिखते हैं प्लस जेड कॉस ऑफ एक्स डैश ओ जेड, क्योंकि एक्स डैश ओ जेड करते हैं अगर एक्स डैश ओ जेड की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, जेड कॉस 90 डिग्री तो वो 0 हो जाएगा, तो वो यहां पे लिखते हैं, यहां छुपा हुआ है। इसको अगर अपन वैसे बोलचाल के बारे में लिखे तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स का एक्स डैश पे घटक प्लस वाई का एक्स डैश पे घटक प्लस जेड का एक्स डैश पे घटक। इसी तरह से वाई डैश क्या है, एक्स का एक्स डैश के एक्स का वाई डैश के ऊपर घटक, वाई का वाई डैश घटक और जेड का वाई डैश के ऊपर घटक। मैं 1 मिनट इसको हट देता हूं थोड़ा। तो जनरल फार्मूला अपने पास में आ गया। एक्स डैश यदि निकालना हो तो एक्स डैश के ऊपर एक्स घटक निकालें, वाई का घटक निकालें और जेड का घटक निकालें और तीनों को जोड़ दें। इसी तरह से वाई डैश अगर निकालना तो वाई डैश के ऊपर एक्स वाई और जेड का कंपोनेंट निकालना है, और जेड डैश अगर निकालना है तो जेड डैश के ऊपर एक्स वाई जेड का कंपोनेंट निकालना है। तो अपन क्या लिखते हैं कि एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डैश ओ एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स cos ऑफ एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई cos ऑफ एक्स डैश वाई प्लस जेड cos ऑफ एक्स डैश ओ जेड। इसी तरह से वाई डैश इक्वल्स टू एक्स cos ऑफ वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई cos ऑफ वाई डैश ओ वाई प्लस जेड cos ऑफ वाई डैश ओ जेड। इसी तरह से z डैश इक्वल्स टू एक्स cos ऑफ z डैश ओ एक्स प्लस वाई cos ऑफ z डैश ओ वाई प्लस जेड cos ऑफ z डैश ओ जेड। मान लीजिए एक्स वाई और जेड के अनुदिश यदि एकांक सदिश जे के और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के अनुदिश यदि एकांक सदिश आई डैश जे डैश और के डैश हो, तो अपन क्या लिखते हैं, cos ऑफ एक्स डैश ओ एक्स को अपन a11 से रिप्रेजेंट करते हैं और cos ऑफ एक्स डैश ओ वाई को a12 से, cos ऑफ एक्स डैश ओ जेड को a13 से। इसी तरह से cos ऑफ वाई डैश ओ एक्स को अपन किससे करेंगे, a21 से, cos ऑफ वाई डैश ओ वाई को अपन a2 से रिप्रेजेंट करें, और इसी तरह से cos ऑफ वाई डैश ओ जेड को अपन a23 से रिप्रेजेंट करें। तो ये जो इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 हैं, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल्स टू a11 एक्स प्लस a12 वाई प्लस a13 जेड, इक्वेशन नंबर 11 आ गई। वाई डैश इक्वल्स टू a21 एक्स प्लस a2 वाई प्लस a23 जेड, इक्वेशन नंबर 12। सिर्फ ये नोटेशंस हैं, इक्वल्स टू a31 एक्स प्लस a32 वाई प्लस a33 जेड, ये इक्वेशन नंबर 13 आ गई। a11 क्या है यहां पर, cos ऑफ एक्स डैश ओ एक्स, a21 cos ऑफ वाई डैश ओ एक्स, a31 cos ऑफ जेड डैश ओ एक्स, यहां पर इसी तरह से नोटेशन है।
इसको अगर अपन मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर ये इंडक्शन कोसेस की थ्री मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसको अपन घूर्णन मैट्रिक्स कहते हैं। अब यदि वेग के रूपांतरण निकालने हैं तो इक्वेशन नंबर 11, 12 और 13 को समय के सापेक्ष अवकलन करने से एवरेज फ्रेम में वेग के घटक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अवकलन कर देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, वी एक्स डैश टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू a11 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस a12 डी वाई अपॉन डी टी प्लस a13 डी अपॉन डी टी। इससे क्या मिलेगा, वी एक्स डैश इक्वल टू a11 वी एक्स प्लस a12 वी वाई प्लस a13 वी जेड। सिमिलरली वी वाई डैश और वी जेड डैश का मान भी निकाल सकते हैं और इसको मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि त्वरण के रूपांतरण निकालने हैं तो इक्वेशन नंबर 11 को दो बार टी के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू a11 टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी a12 डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस a13 डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 17 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 12 और 13 का अवकलन करके भी अपन समीकरण 17 के समान त्वरण के रूपांतरण y दिशा में और z दिशा में प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि ये मान के चलें कि निर्दिष्ट S जड़त्व निर्देश फ्रेम है, अर्थात कण P के ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर कितना होगा, उस 0 होगा जड़त्व निर्देश फ्रेम की परिभाषा से, और d2y अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वो भी 0 होगा, d2z अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये वैल्यूज अगर अपन समीकरण 7 में रख दें तो d2x डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d2y डैश अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड d2z डैश अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू भी 0 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र S डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। चलिए इसमें एक टॉपिक और है, उसको इसका कहते हैं घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अपन ने क्या किया था, जब वो इंक्लाइंड है, खाली झुका हुआ है एक निश्चित कोण के ऊपर, अब मान लीजिए R तथा S दो निर्देश तंत्र हैं, जिनका तीनों अक्ष और मूल बिंदु है O और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और S निर्देश तंत्र अपनी जगह पर स्थिर रहता है और R निर्देश तंत्र निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। और वो घूर्णन इस प्रकार करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु तथा Z अक्ष अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, अर्थात संपातित रहते हैं। अभी डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम है। तो किसी समय t के ऊपर R निर्देश तंत्र के एक्स वाई डैश अक्ष S अक्ष सापेक्ष मान लीजिए 30 डिग्री से झुके हुए हैं, तो कोणीय वेग के बराबर होता है एंगल अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो यहां पर अपन थीटा का मान कितना ले सकते हैं, ओमेगा टी, किसी क्षण टी के ऊपर। तो इस स्थिति के अंदर कण पी के निर्देशांक एस तथा आर में क्रम मान लो एक्स वाई जेड तथा एक्स डैश वाई डैश जो जेड डैश हो। तो अभी अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे उनकी सहायता लेकर अपन क्या लिख सकते हैं, इस डायग्राम में वैसा का ही डायग्राम है, लेकिन यहां पर थीटा का मान कितना है, वहां पे हमने थीटा ही लिया था, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा है। यहां पर क्या है, एस फ्रेम जो है ये वाला, ये इसके वाई एक्सिस और ये वाली इसकी जेड एक्सिस, और ये आर फ्रेम है, ये इसके एक्स डैश एक्सिस और ये इसकी वाई डैश एक्सिस। जो आर फ्रेम है एस फ्रेम के सापेक्ष निश्चित कोणीय वेग से घूम रहा है, तो किसी एक निश्चित समय पर ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की कोण से झुका हुआ नजर आएगा। तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी।
थीटा की जगह पर ने पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में जो अपन ने यहाँ पे थीटा आ रहा था उसकी जगह पर अपने ओमेगा टी लिख दिया। इसी तरह से वाई डैश इक्वल वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और जेड डैश इक्वल टू जेड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 आ रही हैं। इसके ये वाली इक्वेशन क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड है क्योंकि यहां टाइम पार्ट आ रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में अक्षों की दिशा एवं एकांक दिशाओं के मान समय पर निर्भर होते हैं, अतः वेग त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। समय इस प्रकार की निर्भरता को ध्यान रखकर ही किया जाता है, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए ये इतना ही।